कक्षा पे मैं आप लोगों को बताया था कि क्या नाम है, कुछ अर्थशास्त्रियों की परिभाषा बताया था। सारे अर्थशास्त्रियों की परिभाषा बताना यहाँ न संभव है और न सारे अर्थशास्त्रियों की परिभाषा लिखवा पाएंगे। 3 परिभाषाएं मैंने बताई हैं आप लोगों को अर्थशास्त्र, और अब मैं बताऊंगा भारतीय अर्थशास्त्रियों, कुछ अर्थशास्त्री जो भारतीय हुए थे उनकी परिभाषा। वो अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र का क्या मतलब है, अर्थशास्त्र कैसा है, क्या है, ठीक है। अर्थशास्त्र की परिभाषा में जो भारतीय अर्थशास्त्री हैं उनकी परिभाषा बता रहा हूँ। पहले कौन है, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य की परिभाषा क्या थी, शुक्राचार्य ने क्या परिभाषा दी थी, कौन, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने क्या परिभाषा दी थी, ये भारतीय अर्थशास्त्री और बहुत प्राचीन समय से प्राचीन अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने उस समय अर्थशास्त्र को जो आकलित किया था उन्होंने वो अपना बताया। इनकी परिभाषा क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, श्रुति स्मृति के अनुकूल जिसमें राजा के कार्यों का वर्णन हो और धन अर्जन करने की युक्ति बताई हो, वह अर्थशास्त्र है। इन्होंने क्या कहा, श्रुति स्मृति के अनुकूल जिसमें राजा के कार्यों का वर्णन हो और धन अर्जन करने की युक्ति बताई गई हो, वही अर्थशास्त्र है। धन अर्जन करने की युक्ति बताई गई हो वही अर्थशास्त्र है। मतलब ये भी धन को ही प्राथमिकता देते हैं, धन अर्जन करने के साथ धन अर्जन करने की युक्ति बताई गई हो वही अर्थशास्त्र है। शुक्राचार्य ने बताया था और इन्हें शुक्राचार्य को अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में इन्हें अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, शुक्राचार्य को, ठीक है। इनकी ये परिभाषा हो गई। अब दूसरे अर्थशास्त्री हैं भारतीय, कौन है, कौटिल्य हैं, जिन्हें विष्णुगुप्त, चाणक्य, जो आप जानते हैं, कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र में इन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में भी कुछ बताई, लेकिन मोस्टली अर्थशास्त्र जो इनकी पुस्तक का नाम है उसमें इन्होंने राजनीति के बारे में ज़्यादा बताई है, ठीक है। और इन्होंने भी अर्थशास्त्र की परिभाषा बताई। क्या है इनकी परिभाषा, कौटिल्य की, कौटिल्य महोदय ने भी परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है, मानव व्यवहार अथवा जीविका को अर्थ कहते हैं। मानव व्यवहार अथवा जीविका को अर्थ कहते हैं। मानव से युक्त भूमि का नाम ही अर्थ है। मानव से युक्त भूमि का नाम ही अर्थ है। अर्थ इस भूमि को प्राप्त करने या रक्षा करने के उपायों की विवेचना करने वाला शास्त्र ही अर्थशास्त्र है। मतलब जो भूमि है जिससे आय होती है, इसकी रक्षा करने के उपायों एवं प्राप्त करने के साधनों को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब भूमि से जो उपयोगी चीजें होती हैं, इन्होंने भूमि से प्राप्त करने वाले चीजों को ही अर्थशास्त्र माना है, ठीक है। अब ये अर्थशास्त्र देखिए, हर एक अर्थशास्त्री का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जिस दृष्टिकोण से जिस चीज को देखता है उसी हिसाब से उसकी व्याख्या करता है। आज के भी समय में एक ही चीज में बहुत से भिन्न मत होते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का देखने का अपना अपना अंदाज होता है। हर चीज को अपना अपना एक्सप्लेन करने का अंदाज होता है। इसीलिए कमेटियां गठित की जाती हैं ताकि उसमें 10 लोग रहें, 10 राय दें तो एक अच्छी बात निकल के आए सामने। ऐसे ही अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से अपने जो उन्होंने महसूस किया, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने समझा, उसके हिसाब से अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, ठीक है। और किसी की परिभाषा एकदम अर्थशास्त्र के यूं कहिए कि अर्थशास्त्र को एक लाइन में फिट बैठाती नहीं है। किसी की परिभाषा कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ आलोचनाएं हैं उनमें, जो एक वर्ग छूट जाता है, दूसरा वर्ग किसी का छूट जाता है। कोई धन को मानता है, कोई भूमि मान रहा है, कोई वस्तुओं को मान रहा है, कोई किसी चीज को मान रहा है। अर्थशास्त्र
के क्षेत्र ब्रॉड है, ब्रॉड क्षेत्र है, ठीक है। इसलिए तीसरे अर्थशास्त्री को मैंने बताया था प्रोफेसर J.K. मेहता। कौन बताया था? प्रोफेसर J.K. मेहता, प्रोफेसर J.K. मेहता, इन्होंने भी परिभाषा दी है। और इनकी परिभाषा क्या है? अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो आवश्यकता विहीन अवस्था प्राप्त करने में मानव व्यवहार का एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। आवश्यकता विहीन अवस्था प्राप्त करने में, ठीक है। अर्थशास्त्र क्या है? इनकी दृष्टि से अर्थशास्त्र विज्ञान है, ठीक है। और क्या है? आवश्यकता विहीन अवस्था प्राप्त करने में मानव व्यवहार का एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। कोई तो साधन, आवश्यकता विहीनता क्या होती है? आवश्यकता विहीन साधनों का प्रयोग करने के लिए, मतलब अर्थशास्त्र धन अर्जन करने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं उनको एक साधन के रूप में प्राप्त करने का युक्ति है अर्थशास्त्र। देखिए इनकी भी परिभाषा में अभी कौटिल्य महोदय ने क्या कहा था? भूमि से उपयोगी चीज है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं? साधन, कहीं ना कहीं चीजें आ रही हैं और चीजों को कहीं ना कहीं ये लोग कोरिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन हर अर्थशास्त्री अपना अपना दृष्टिकोण रख रहा है, ठीक है। अब इनके अर्थशास्त्र की विशेषता क्या है? इनकी परिभाषा की विशेषता क्या है? इनकी परिभाषा की विशेषता यह है आवश्यकताओं को कम करके अंततः उसे समाप्त करने पर जोर दिया गया है। इसमें इनकी परिभाषा का पहली विशेषता क्या है कि आवश्यकताओं पर जोर दिया गया है और आवश्यकताओं को कम करके उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है। उसके आवश्यकताओं को कम करके समाप्त करने पर जोर दिया जा रहा है कि और आवश्यकताओं को सीमित करिए, नहीं तो साधन जो है वो साधन तो सीमित है, आवश्यकताएं असीमित हैं। साधन सीमित है लेकिन आवश्यकताएं असीमित हैं, तो आवश्यकताओं को कम करिए। आवश्यकताओं को कम करके इस साधन का उपयोग करके आप सुखी रह सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है? नैतिक विचारों का समावेश किया गया है। प्रोफेसर मेहता ने नैतिक विचारों का समावेश किया है कि नैतिकता होनी चाहिए, अर्थशास्त्र में नैतिकता होनी चाहिए। नैतिक नहीं है तो फिर अर्थशास्त्र कोई महत्व नहीं है, ठीक, ये भी है। तीसरा क्या है? अधिकतम सुख की प्राप्ति, अधिकतम सुख की प्राप्ति, जैसे कि अर्थशास्त्र अपने जो भौतिक साधन है उसको कम करके, उससे कम करके आप आवश्यकताओं की अधिक से अधिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा? आवश्यकताओं की सुख की प्राप्ति, कि आवश्यकता की सुख की प्राप्ति तब होगी जब आप अपने जो मैक्सिमम आवश्यकता है उसको कम करके साधन के हिसाब से चलेंगे, तब आपको अधिकतम से अधिकतम सुख की प्राप्ति होगी। नहीं तो एक चीज आप अपनी आवश्यकता पूरी कर लीजिए, जैसे कि आपके पास 1000 रुपया है, ठीक, और आप चाहते हैं एक पैंट और एक शर्ट मैं खरीद लूँ 1000 में, तो आप क्या करोगे? 500-500 का ले सकते हो। एक पैंट एक शर्ट 500-500 का लोगे, या 400 का एक लोगे, एक 600 का लोगे, एक 300 का लोगे, 500 का लोगे, ये हो सकता है। लेकिन अब चाहो कि आपके पास 1000 रुपये हैं और मैं 500 का एक ले लूँ, एक 1000 का ले लूँ, तो कैसे होगा? तो आप तो दुखी हो गए ना कि मैं ये चीज़ नहीं ले पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी आवश्यकताएं असीमित हो गई, तो आप वो चीज़ नहीं प्राप्त कर पा रहे हो। तो क्या करो आप वो चीज़ों को, आवश्यकताओं को अपने कम करो, ठीक है। यदि आप 300 का एक शर्ट ले रहे हैं, 300 का 350 का एक पैंट ले रहे हैं, तो आपके पास 350 रुपये बच गए। यदि 700 में ले रहे हैं तो आपकी आवश्यकताएं जब सीमित हो गई तो 700 रुपये के तो आपने पैंट शर्ट ले लिया, सुख तो प्राप्त कर लिया, 300 रुपये बचा भी और भी कुछ खरीद सकते हैं अपनी आवश्यक चीज़ों के लिए। तो ये है, आपकी आवश्यकताएं कम होनी चाहिए और साधन के हिसाब से कम कर लिए तो आप बहुत सुखी रहेंगे, ये कहा जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है? अब इनकी परिभाषा की आलोचना भी हुई है
इनकी परिभाषा की आलोचना हुई है। तो दो आलोचनाएं इनकी परिभाषा की हैं, क्या क्या है? अव्यवहारिक है, प्रोफेसर जेके मेहता की परिभाषा अव्यवहारिक है, मतलब व्यवहारिक नहीं है, व्यवहार में ये चीज़ें संभव नहीं है, अव्यवहारिक है, क्योंकि समान व्यक्ति जो समाज में रहता है वह अधिक से अधिक आवश्यकता की पूर्ति करना चाहता है। देखिए इन्होंने क्या कहा, आवश्यकताओं को सीमित करिए, लेकिन इनकी परिभाषा अव्यवहारिक कही जा रही है। जिस अर्थशास्त्रियों ने इनकी परिभाषा को अव्यवहारिक कहा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसकी आवश्यकताएं सीमित होती हैं, ठीक है, और हर आवश्यकता की पूर्ति करने के उद्देश्य से वो कुछ न कुछ करता है। इसलिए जो आवश्यकता है, आवश्यकता सीमित की बात है, आवश्यकता कम करने की बात है, वो ये परिभाषा इनकी फिट नहीं बैठ रही है। दूसरी है, यदि दूसरा क्या है, दूसरी आलोचना इनकी क्या हुई है? प्रोफेसर मेहता, जेके मेहता की दूसरी की परिभाषा की आलोचना ये कर रही, दूसरी ये हो रही है, यदि इनकी परिभाषा को स्वीकार कर लिया जाए तो अर्थशास्त्र का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। देखो इतनी बड़ी आलोचना हो रही है कि यदि इनकी परिभाषा को हम स्वीकार कर लेते हैं तो पूरी अर्थशास्त्र का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इतनी बड़ी आलोचना, इनकी परिभाषा, अर्थशास्त्र ही खत्म हो जाएगा, मतलब इनकी परिभाषा इतनी इररिलेवेंट है कि क्योंकि इनकी परिभाषा से पूरा अर्थशास्त्र ही खत्म हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। आप सोच सकते हो कि इनकी परिभाषा मतलब क्या है। परिभाषा एकदम निरर्थक परिभाषा है इनकी, ठीक है। और अब क्या है आगे देखिए, परिभाषा क्लास खत्म हो गया, अब सारी परिभाषाएं हमने बता दी, आलोचना भी कर दिया और विशेषता भी बता दिया और परिभाषाएं भी बता दी सबकी, ठीक है। अब अर्थशास्त्र का क्या आएगा? अर्थशास्त्र का क्षेत्र, अर्थशास्त्र का स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का क्षेत्र। दूसरा सिलेबस में है आपके अर्थशास्त्र का क्षेत्र। प्रोफेसर किन्स महोदय ने इनकी भी अर्थशास्त्र में परिभाषा है। परिभाषा में प्रोफेसर किन्स ने भी परिभाषा दी अर्थशास्त्र की, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि सारी परिभाषाएं यहाँ कवर करना संभव नहीं है, कुछ ना कुछ वर्ग छूट जाएगा। मैंने मेन लोगों की परिभाषाएं लिखवा दी हैं, ठीक है। अब क्या है? अर्थशास्त्र का क्षेत्र है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स का क्या क्षेत्र है, ये प्रोफेसर किन्स महोदय ने बताया है कि अर्थशास्त्र के क्या क्षेत्र हैं। प्रोफेसर किन्स महोदय के अनुसार पढ़ा जाएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र क्या है। तो अर्थशास्त्र के इन्होंने प्रोफेसर किन्स ने कितनी परिभाषा बताई है? क्षेत्र बताया 3। अर्थशास्त्र की इन्होंने 3 क्षेत्र बताए हैं। क्या बताए हैं? 3 क्षेत्र। किन्होंने बताया? प्रोफेसर किन्स ने 3 क्षेत्र बताए हैं। कौन कौन से? पहला है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है। पहला क्या है? अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या होगी, क्या है? प्रोफेसर किन्स ने बताया अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, ठीक। दूसरा क्या है? अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है। प्रकृति क्या है किसकी? अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है? क्या ये कला है या विज्ञान है या ये दोनों है? अर्थशास्त्र की प्रकृति में क्या पढ़ेंगे हम? क्या अर्थशास्त्र कला है,
क्या अर्थशास्त्र कला है, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है, या अर्थशास्त्र दोनों है, दोनों का मिश्रण है, ये पढ़ा जाएगा। दूसरे भाग में ये पढ़ा जाएगा क्या अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, कला है, विज्ञान है, या दोनों है। इसमें आपको दृष्टि डाली जाएगी। तीसरे में क्या है, अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या है, अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या है। पहला क्या है, विषय सामग्री क्या है, दूसरा प्रकृति क्या है, तीसरा क्या है, अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या है। कहाँ तक अर्थशास्त्र फैला हुआ है, अर्थशास्त्र कहाँ लागू होगा, अर्थशास्त्र कहाँ तक पहुँचा है, किधर लागू होगा, कहाँ नहीं लागू होगा, क्या चीज़ अर्थशास्त्र में है, अर्थशास्त्र में क्या चीज़ नहीं है, ये पढ़ेंगे। मतलब अर्थशास्त्र का क्षेत्र है, अर्थशास्त्र के बारे में हम ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे। किन्होंने इन 3 चीज़ों का वर्गीकरण किया है, प्रोफेसर किन्स ने किया है। प्रोफेसर किन्स महोदय के हिसाब से ये 3 चीज़ें हैं, क्या है, विषय सामग्री, प्रकृति और सीमाएं। इन चीज़ों पे हम एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है, पहला क्या है, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। ये क्या है, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब मतलब क्या है, देखिए प्रोफेसर किन्स ने तीन प्रकार बताए हैं और अर्थशास्त्र के क्षेत्र के। तो पहला क्या है, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। सामग्री में क्या है, पहला है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला क्या है, इसमें पहला आपको पढ़ना है उपभोग। पहला क्या है, उपभोग। क्या है, कंजप्शन। कंजप्शन, ठीक है, पहला ही हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा है उत्पादन। प्रोडक्शन। तीसरा क्या है, तीसरा है विनिमय। एक्सचेंज। तीसरा क्या है, वितरण। चौथा है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। चौथा डिस्ट्रीब्यूशन। पांचवा क्या है, पांचवा है राजस्व। पब्लिक रेवेन्यू, रिपब्लिक फाइनेंस।
अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ है, पहला है उपभोग, कंजप्शन, मतलब कैसे कैसे क्या उपभोग होगा, फिर उत्पादन क्या होगा, प्रोडक्शन, फिर विनिमय क्या होगा, एक्सचेंज, फिर वितरण क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर राजस्व क्या होगा, पब्लिक फाइनेंस, राजस्व कैसे मिलेगा, क्या होगा। ये सारी चीजें मैं अब नेक्स्ट टर्म पे बताऊंगा, एक एक करके थोड़ा थोड़ा बता के फिर आगे चीजें बताऊंगा, प्रकृति बताना है, सीमाएं बतानी है, ठीक है। तो आज की क्लास यही ओवर होती है।